हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इस टॉपिक में हम COO ग्रुप, COOH ग्रुप, जो चाहे एल्काइल के ऊपर प्रेजेंट हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट हो, उन दोनों की स्टडी हम लोग करेंगे। इससे कितने इंटर कन्वर्जन होंगे हम वो देखेंगे, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से बोर्ड में कितने परसेंट क्वेश्चंस एवरी ईयर्स आ रहे हैं। हर सालों में इतने सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग उनमें से अभी लेटेस्ट 6 to 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें उनको भी डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यह है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में पहले हमें इसके फॉर्मूला जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखना होगा। तो बच्चों, C डबल बॉन्ड O और OH, यहां पर H भी हो सकता है, तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। यहां पर R भी हो सकता है, तो ये एल्काइल कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। और नॉर्मली इसको RCOOH इसके नाम से, इस फॉर्मूले से जानते हैं। इस R की जगह अगर हम लोग PH लगा दें तो भी वही कंपाउंड है। ये फिनाइल कार्बोऑक्सिलिक एसिड यानी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ गया। इसको हम लोग ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब एक बात याद रखना है, इसके जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18 तक के कार्बोऑक्सिलिक एसिड सब के सब फैटी एसिड होते हैं। कार्बन 12 से कार्बन 18 तक के कार्बोऑक्सिलिक एसिड बच्चों क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने, कई लोगों ने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा। कब मिलते हैं फैटी एसिड्स? जब हम फैट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फैट का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। और बच्चों, फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है, मैं लिखता हूं यहां पर कंपाउंड्स। तो इसका एक कंपाउंड है HCOOH, जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम आप सभी जानते होंगे, मिथिलोइक एसिड, है ना। अगर हम यहां पर 3 कार्बन के साथ CH3, CH2, CH2COOH, टोटल 4 कार्बन, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लें, तो ये कहां से मिलता है? रेंसिड ऑफ बटर से। रेंसिड ऑफ बटर यानी मक्खन के, जब मक्खन सड़ जाता है तो उसमें से ये वाला कार्बोऑक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। एक और होता है बच्चों जिसका नाम होता है कैप्रिक एसिड। ये कैप्रिक एसिड क्या होता है? इसमें आपको 5 CH2, 1 CH3 और टोटल मिला के एल्काइल के 5 कार्बन प्लस 1 COOH का कार्बन आपको मिलाना है। इसको कहते हैं कैप्रिक एसिड। और जो कैप्रिक एसिड होता है ये गोट से मिलता है। कैप्रिक एसिड यानी टोटल आपको कैप्रिक एसिड में टोटल 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप एंड COOH, ये है कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड CAP, कैप्रिक एसिड बच्चों ये गोट से मिलता है। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये कैप्रिक एसिड है, इनके IUPAC नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ जनरल IUPAC नेम्स। कुछ ऐसे IUPAC नेम जिनके बिना
कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे नेम्स तो आपको वैसे आते ही होंगे, बट कोई बात नहीं, कुछ नाम देखते हैं बेटा। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है COOH C, तो बच्चों इसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे आगे का कार्बन बीटा कार्बन, उसके आगे का गामा कार्बन और फिर उसके आगे का कार्बन डेल्टा कार्बन कहलाता है। इस चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 CH3 और COOH, तो बच्चों इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ये भी बीटा कार्बन। इसके केस में ये अल्फा ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये अल्फा ये बीटा कार्बन हो जाएगा। तो ये IUPAC नेम्स आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे? 2-मिथाइल प्रोप 1-ओइक एसिड या 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब बच्चों एक इसका IUPAC नाम आप जरा बताएंगे। मैंने साइक्लिक कंपाउंड को COOH और H, चलिए इसका IUPAC नाम बता सकते हैं बच्चों। इसकी IUPAC नेमिंग में हमें, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो कैन यू टेल मी द नाम? इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा? ऑक्सो कितने पर लगा बच्चों? 4 पर, तो 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सिल या साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास इसका नाम बन जाएगा। चलिए एक नाम और बताइए। अब मैं ये बनाता हूं एंड मैं आपसे इसका नाम पूछता हूं कि इसका नाम, इसमें मैं जोड़ देता हूं एक CH3H COOH। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम बताएंगे आप। कहां से नंबरिंग करेंगे बच्चों? 1 2 3, क्लियर हो गया। तो 2-फिनाइल प्रोप 1-ओइक एसिड, 2-फिनाइल प्रोप 1-ओइक एसिड। कुछ कॉमन नाम भी बच्चों याद रखना है, जैसे CH2 COOH COOH। इसका नाम क्या होता है? बड़ी वेरी सिंपल नेम है, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसके नाम याद रखना बेटा। इसी तरह से CH2 COOH CH2 COOH, इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। चलिए जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लिए। इसके बाद फिर हम लोग अगले कंपाउंड पर चलते हैं। जल्दी देखिए, डन, नोट हो गया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं और कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे सामने आ गया। तो बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे कैसे? तो इसके बनाने के लिए वेरी सिंपल, एक स्टेप में हम सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले RCH2OH मतलब एल्कोहल से, ठीक है। स्क्रीन बच्चों विजुअल है? ओके गुड। तो यहां पर सबसे पहले RCH2OH एल्कोहल पर अगर हम लोग KMNO4 बेसिक मीडियम में अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें या एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करा दें, तो ये क्या बनेगा बच्चों? RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों बन जाएगा। इसी तरह से एक रिएजेंट को नाम याद रखना बेटा, जिसका नाम है जोन्स रिएजेंट, JONES। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? ये बड़ी चेन के एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, जैसे CH3 CH2 8 CH2 COOH। ओके बेटा, ये CH2OH एल्कोहल, ठीक है।
ये कितने अल्कोहल है? डेक अल्कोहल, डेकेन है बेटा। इसमें कितने कार्बन है? देखो 1 8 और 1 8 9 और प्लस ये 10। ठीक है, तो डेकेनॉल है ये, डेकेनॉल। डेकेनॉल पर अगर हम जोन्स रीजेंट लगा दे CrO3 और H2SO4, क्या लगाना है? CrO3 एंड H2SO4। बेटा इसका नाम मैंने क्या बताया? याद रखो, जोन्स, JONES, जोन्स रिएजेंट। अगर हम जोन्स रिएजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, तो ये सीधे सीधे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और बनेगा CH3 CH2 होल 8 और COOH 1 8 और 10। ये बन गया डेकेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास डेकेनोइक एसिड ये जोन्स रीजेंट बनाएगा। इसके अलावा बच्चों RCN यानी साइनाइड के कंपाउंड को भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस अगर बच्चों इसकी करा दें तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या बनता है? RCONH2। फिर इसको हमें हीट करा देना है बच्चों, थोड़ा सा हीट कराना है एसिडिक मीडियम में, तो RCOOH। ये क्या बनता है बेटा? अमाइड का कंपाउंड बनता है। ये दूसरी प्रिपरेशन है, यहां से अमाइड बनता है। तीसरी प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R MgX प्लस C डबल बॉन्ड O। ये क्या है हमारे पास? कार्बन डाई ऑक्साइड बच्चों। तो इससे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OMgX। इसके ऊपर अगर वाटर की रिएक्शन करा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH और X। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो। इसी तरह से बेंजीन एनहाइड्राइड से भी बच्चों बना सकते हो। कैसे? बेंजीन एनहाइड्राइड C6H5। बेंजीन एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है C6H5CO होल ट्वाइस O। इस पर बच्चों क्या करना है? बेंजीन एनहाइड्राइड पर सीधे आपको वाटर की बच्चों रिएक्शन कर देना है। तो इससे C6H5COOH प्लस CH3COOH। वाह, मजा आ गया। एक साथ हमें बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, याद रखना, एक साथ हमें ये दोनों कंपाउंड COO। अच्छा ये यहां पर एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी। ये एनहाइड्राइड है। जब हम एनहाइड्राइड पर रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2C6H5COOH बेंजोइक एसिड मिलेगा। अब पहले स्टेप में आपको C6H5COOH मिलेगा। इसके फर्दर इस रिएक्शन को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैंने यहां पर ऐसी बेंजीन एनहाइड्राइड की जगह अगर मैंने ले लिया C6H5COOCH3, ओके, इफ आई एम यूजिंग दिस कंपाउंड, एक तरह का ये आप देख लीजिए, तो इसके ऊपर अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, H2O किया, तो ये बनेगा C6H5COOH प्लस CH3COOH। तो these are the most important reaction and giving you target to write the name of this compound. Okay, तो अब इतने प्रोसेस से यानी बेंजीन की एनहाइड्राइड्स C6H5CO होल ट्वाइस O हाइड्रोलिसिस करने पर सीधे सीधे बेंजोइक एसिड मिलेगा। हमारे पास कुछ और ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर हाइड्रोलिसिस करने से हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों नंबर 1 टिक कर लीजिए, इसके अलावा नंबर 2 ग्रिग्नार्ड से टिक कर लीजिए, और नंबर 3 यहां पर ये वाली रिएक्शन डेकेनॉल से टिक कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आ जाइए, चलिए बात करते हो फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से भी बना सकते हैं क्या? तो बेंजीन को ईस्टर से भी बना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर से भी बना के देखते हैं। देखो ईस्टर का फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे। ओके, ईस्टर क्या होता भैया? ईस्टर का फॉर्मूला, ईस्टर बेंजीन का ईस्टर क्या होगा? ये लिया बेंजीन बनाया COOC2H5 यानी PHCOOC2H5 बेंजीन का ईस्टर। इसके ऊपर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए।
H2O। अगर आपने इसके ऊपर सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस करा दिया, एसिडिक मीडियम नहीं भी लेंगे, वाटर को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये सीधे सीधे देता है बेंजोइक एसिड COOH प्लस। यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेनिंग कंपाउंड्स क्या बचेगा हमारे पास, जल्दी से बताइए क्या बचेगा? C2H5OH। C2H5OH। तो रिमेनिंग कंपाउंड्स हमारे पास ये बच गया फ्रॉम एरोमेटिक ईस्टर। ये किससे बनाया आपने? फ्रॉम एरोमेटिक ईस्टर। अगली आ जाते हैं लास्ट रिएक्शन, वो है हमारे पास कोच रिएक्शन। और कोच रिएक्शन में बच्चों क्या करना है? कोच रिएक्शन में टोलुइन का ऑक्सीडेशन कर देना है, तो सीधे सीधे हमारे पास बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो CH3 ये लिया अपन ने टोलुइन, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम। तो डायरेक्ट क्या बनाएगा बच्चों? COOK पहले स्टेप में, क्योंकि ये H यहां से K पे आएगा, और फिर इसके बाद अगर आप इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो COOH और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड। सो ये थी सारी प्रिपरेशन। अब क्यों ना इस सारी प्रिपरेशन को विद इन फ्यू मिनट्स एक साथ लिख दें। तो अगर हम एक साथ लिख लें इन सबको, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले रिवीजन इसी का रिवीजन RCH2OH एक कंपाउंड, इससे बनाया जा सकता है बच्चों। दूसरा मैंने क्या बताया था? डेकेनॉल बताया था, CH3CH2 CH2OH इससे बताया था, ये नाम याद रखना। तीसरा मैंने बताया था RMgX प्लस CO2, इससे बनाना बताया था। इसके अलावा एक और अगर आप चाहें तो लिख लो RCOCl एसिटाइल क्लोराइड पर भी वाटर की रिएक्शन करा दो तो भी बन जाएगा। इसके अलावा बेंजीन एनहाइड्राइड से भी बना सकते हो, C6H5CO2O, इससे भी बेटा याद रखना है बेंजीन एनहाइड्राइड से। इसके अलावा C6H5COOCH3 इसके ऊपर भी वाटर की रिएक्शन करके बना सकते हो। फिर मैंने क्या बताया? एरोमेटिक एस्टर COOC2H5 और ये बेंजीन, इससे भी आप बना सकते हो वाटर की रिएक्शन करके बच्चों। और लास्ट रिएक्शन ध्यान रखना है कोच रिएक्शन, पहले हम लोग देख लेते हैं कोच रिएक्शन क्या होती है? एल्कीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, वाटर की रिएक्शन, किससे? H3PO4। बेटा आई एम सॉरी, जो इससे पहले जो कोच रिएक्शन थी वो टोलुइन से बताती है, वो ये कोच रिएक्शन एक्चुअली ये है, टोलुइन से तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से बनती है। तो दिस वन इज कोच रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो बेटा इतनी सारी प्रोसेस, कंपाउंड सिर्फ एक क्या? चलिए सबसे पहले इसको देख लो। तो इसके ऊपर क्या करना है आपको? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, तो क्या बन गया? RCOOH, ये बन गया साहब बेंजोइक एसिड। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने क्या बताया था? जोन्स रिएजेंट याद है, CrO3 और H2SO4, इसका नाम क्या है? जोन्स रिएजेंट। तो क्या बनेगा? CH3CH2 8COOH, ये भी देख लीजिए बेंजोइक एसिड। इस पर क्या बना था बच्चों? इस पर बना था R, इसको याद है कैसे बना था? RC+OOMgX। फिर इसके ऊपर वाटर की रिएक्शन की थी तो बना था RC+OH। बच्चों इससे क्या बनेगा? ऑयल क्लोराइड से, वेरी सिंपल, HCl यहां से अलग हो जाएगा, RC+OH प्लस HCl। बेटा इससे क्या बनाया था? इसके ऊपर अगर अपन ने वाटर की रिएक्शन करी तो 2C6H5COOH बनता है। C6H5COO COCH3 से क्या बनता है? C6H5COOH प्लस C2H5OH। नाउ ईस्टर से कैसे बनता है? ईस्टर का कंपाउंड है, तो इसके कंपाउंड से देखो यहां पर बनेगा CH3COOH
इसके कंपाउंड से क्या बनेगा, C6H5COOH प्लस C2H5OH, इसमें बनेगा C2H5OH। इस वाली रिएक्शन बेटा अगेन प्लीज, दिस इज कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन H3PO4 की प्रेजेंस में, तो ये देगा CH3CH2COOH। बच्चों, these are the reaction and the very last reaction from the oxidation of toluene, CH3 टोलुइन पर ये लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया KMnO4 बेसिक मीडियम COOK एंड अगेन हाइड्रोलिसिस H2O, तो COOH और ये बेंजीन। नोट कर लीजिए बेटा, ये सारी रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट, ये सारी रिएक्शन हमारे पास बन गई है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 रिएक्शन। वैसे इंटर कन्वर्जन में तो बहुत आएंगी, लेकिन बच्चों याद रखना, ये वो रिएक्शन सबसे पहले मैंने लिखी है जो हमारी एनसीईआरटी प्रेफर करती है, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है पहले वो। हालांकि इनमें कुछ रिएक्शन बाहर से भी मैंने समझाई, लेकिन इसके अलावा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। आपकी रेफरेंस बुक में बहुत है, अभी हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। बच्चों, अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ ली तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप फटाफट नोट करिए जल्दी से, हरी आप। ओके, डन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करें बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें 2-3 चीजों पर ध्यान रखना है। एक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके नेचर। जो COOH कंपाउंड्स जो ग्रुप है, इसका नेचर क्या है। अगर हमें इसके नेचर के बारे में पता चल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हम आसानी से इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलो बात करते हैं, हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 9 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कहां से कहां तक, कार्बन 1 टू कार्बन 9 कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे होते हैं बच्चों, लिक्विड्स होते हैं, सभी लिक्विड्स हैं। लेकिन एक बात को याद रखना है, अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ होते हैं। अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर, इनका अच्छी स्मेल नहीं होती, ठीक है। हायर मेम्ब्रेन, अगर इसके हायर मेम्ब्रेन की मेंबर्स की बात करें बच्चों, हायर मेंबर्स होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हायर मेंबर हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, थोड़े से स्लिपरी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब याद रखना है, तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, COOH कंपाउंड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन। अब मजे की बात सुनो, इनका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है, एल्डिहाइड से। हमने इस लेक्चर से पहले एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था। एल्डिहाइड के कंपेयर में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन एल्डिहाइड्स कंपाउंड्स। तो इनके जो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और इसका जो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
तो मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड फॉर्म इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और मोस्टली कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर एंड दे आर नॉर्मली बिहेव, अपना जो सॉल्वेंट में होते हैं वो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व। तो कैसे बात करते हैं, पहले इसका डाइमर देख लो। डाइमर कैसे बनाते हैं बच्चों? डाइमर बनाने के लिए RC≡OH, ठीक, एक मॉलिक्यूल यहां लिख दो RC≡OH। अब बच्चों इन दोनों के बीच में, ये देखो, इन दोनों के बीच में ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है डाइमर। तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक नहीं बल्कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाते हैं, इसलिए ये टाइटली पैक रहते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अच्छा, ये सब के सब अगर हम सोलुबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल 1 से लेकर के 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोलुबल हैं। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोलुबल होते हैं, जैसे बेंजीन। अब हम यहां पर अगर इसका कंपेयर बच्चों एल्कोहल के साथ करें, और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में ये बताइए कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? तो ऑब्वियसली अगर हम एक बात को देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किस में बनते हैं, तो एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो कैसे। अब मैं पहले इसको रफ कर दूं, फिर अगले स्टेप पर आपको बताता हूं। इसको रफ कर दूं, इसको आप एसएस ले लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल के कंपेयर में कैसा है। एल्कोहल से ज्यादा है या एल्कोहल से कम है? चलो, ये तो मैंने बना दिया अभी डाइमर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जरा एल्कोहल बना लेते हैं, RCO और H, ओके, CH2 कर दो, RCH2H एल्कोहल है। वन मोर मॉलिक्यूल एल्कोहल का बनाते हैं, HOR, ठीक है, CH2R, RCH2OH ऐसे बना दीजिए। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये देखिए। क्यों? इस H के पीछे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों तभी बनती है जब H के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस H के पीछे O है, ये तो खुद O है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें एल्कोहल और ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, अगर बच्चों इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो टेल मी विच विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट? ऑब्वियसली जीत कौन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड forming two hydrogen bond with the another molecule of carboxylic acid, while the alcohol having a tendency to form only one hydrogen bonds with another alcohol molecules। तो यहां पर लिखना है हमको कि बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल से ज्यादा रहेगा। एक चीज और बच्चों याद रखना है, COOH बॉइलिंग पॉइंट increases with increasing the मोलिकुलर मास। अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड्स में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा अगर उसका मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसका भी फटाफट से जल्दी से आप SS ले लीजिए, और फिर इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, रेडी, डन।
बच्चों मैंने कहा था कि हम इसी वीडियो में लगभग इस चैप्टर का 70% पोर्शन कवर कर लेंगे। तो अब हमारे पास हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमने यहां पर लिखा RCOOH। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो किस किस की वजह से होंगी ये हमें पहले देख लेना है। तो सबसे पहले नंबर 1, केमिकल रिएक्शन बाय H ऑफ COOH। किसके वजह से? H, जो इसके अंदर H है उसकी वजह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 2 बच्चों, केमिकल रिएक्शन बाय OH ऑफ COOH, यानी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से? OH की वजह से। तीसरा पॉइंट, केमिकल रिएक्शन बाय COOH, पूरा ग्रुप इसकी वजह से, ऑफ RCOOH। ओके, एंड फोर्थ है केमिकल रिएक्शन बाय R ऑफ RCOOH। तो यहां पर इन 4 कंपाउंड, यानी ये 4 जो ग्रुप्स हैं, इसी ग्रुप मेन ग्रुप के अंदर ये सभी अपना अपना बिहेवियर शो करते हैं और अपनी अपनी केमिकल रिएक्शंस को देते हैं। तो हम लोगों को इसकी 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें बोर्ड सवाल कैसे आते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है कि अगर H से रिलेटेड आया तो कैसा सवाल बनेगा, अगर OH से रिलेटेड आया तो कैसा सवाल बनेगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बाय H, बाय OH, बाय COOH एंड बाय R। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी H की वजह से। तो H की वजह से अगर केमिकल प्रॉपर्टी किसी की होती है तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अगर H की वजह से कोई केमिकल प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर ही तो हुआ। क्यों एसिडिक नेचर हुआ बच्चों, ये बताओ। एसिडिक नेचर क्यों हुआ? देखिए मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O और H। बच्चों अगर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी वजह से हो रही है, इट मींस क्या हुआ? दैट H इज गोइंग फ्रॉम दिस कंपाउंड और दिस कंपाउंड इज लूजिंग द H, इट मींस दैट इज शोइंग एसिडिक नेचर। तो ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पर ये H प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, चेक कर लो। ओके, विजिबल है। तो बच्चों जब ये इस तरह से बना, ये ऐसे क्यों बना? इसके बनने का कारण क्या हुआ? इसके बनने का कारण ये हुआ कि ये बॉन्ड बच्चों यहां जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो बन जाएगा RCO माइनस और ये हो जाएगा O। ओके, अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, यहां से H प्लस निकल गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। तो अगली बार ये क्या बन सकता है? देखो ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, ये माइनस यहां ट्रांसफर होगा, RC डबल बॉन्ड O और ये यहां आ जाएगा माइनस। तो बच्चों इन सबको मिला के हम जो इसका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे, वो क्या बनेगा? RCOO और इसके बीच में दोनों के ऊपर माइनस बच्चों स्प्रेड हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि सर ये बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी सिंगल वाले की और डबल वाले की बॉन्ड लेंथ कितनी थी, और अब जो फाइनल बना रेजोनेटिंग हाइब्रिड उसके इस CO के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा स्टेबल हुआ। बच्चों अगर हम इस डबल बॉन्ड की बात करें तो 123 पिकोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, 123 पिकोमीटर, याद रखना है आप, ठीक है। डबल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है 123 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है 136 पिकोमीटर। ओके, इसकी सिंगल की कितनी है 136 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की कितनी है 123 पिकोमीटर। लेकिन जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा तो ना तो इसकी 136 रहेगी और ना डबल बॉन्ड की 123 रहेगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये बचेगी 127 पिकोमीटर और ये भी बचेगी 127 पिकोमीटर। इन दोनों की डिस्टेंस एक एवरेज डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, एक एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगी और इससे हम कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है, ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में एक रेजोनेंस स्टेबल आयन है। इसका नाम क्या कहलाता है बेटा, ये कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये H को छोड़ सकता है क्योंकि ये स्टेबलाइज है थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो थोड़ा सा स्टेबल कर रहा है इसको। ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा स्टेबल है, इस वजह से ये H को आसानी से दे सकता है और यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक कैरेक्टर होता है। चलिए जरा हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बच्चों आप इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मेरे 11th क्लास के लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। इक्विलिब्रियम के कम से कम लेक्चर्स में मैंने पूरा किया है, अदरवाइज यूट्यूब पर तो 30-30, 40-40 लेक्चर डाल देते हैं एक टॉपिक के, मेरे हार्डली 4-5 लेक्चर में कवर होता है और वो भी आसानी से। तो बेटा एक चीज बताओ, हम देखते हैं जरा स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखते हैं आयनों की, कार्बोक्सिलिक आयन। तो हम यहां पर देखते हैं RCOOH लिया, अगर हमने इसको बेटा वाटर में डिसॉल्व किया तो एक वीक एसिड है, जाहिर सी बात है पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, RCOO माइनस बनेगा प्लस H3O प्लस बनेगा। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चों ये होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं Ka, इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस डेरिवेशन से हम इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है। तो याद रखना Ka की वैल्यू अगर कहीं पर भी बढ़ेगी, Ka की वैल्यू, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा Ka का जस्ट उल्टा होता है pKa, log 10 की वैल्यू माइनस log 10 को pKa कहते हैं, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो एसिडिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, ये क्या है, एसिडिक कांस्टेंट, अगर एसिडिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। इफ एसिडिक कांस्टेंट Ka will increase, then acidic nature of that acid will also increase। तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक रूल होता है बच्चों, मैं रूल को लिख दे रहा हूं, pKa बराबर माइनस log Ka। तो आपको ये रिलेशन बच्चों याद रखना है, यानी किसी भी एसिड के लिए अगर आपको pKa की वैल्यू दी है तो जितना ज्यादा pKa आएगा उतनी ही कम एसिडिक नेचर उसकी होगी। यानी मोर वैल्यू ऑफ pKa, नोट करेंगे यहां पर, लार्जर वैल्यू ऑफ pKa लेसर
लेसर एसिडिक नेचर, अलग से नोट कर लेना है। तो जहां पर भी pKa की वैल्यू ज्यादा आएगी उस एसिड का एसिडिक करैक्टर उतना ही वीक होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलेंगे, जल्दी से नोट करिए। डन डन बेटा, चलो गुड। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ या एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद थोड़ी सी टाइम में ही केमिकल रिएक्शन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो हम केवल आज की लेक्चर में एसिडिक कैरेक्टर तक बात करेंगे, और इसका जब बच्चों में सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन लास्ट टॉपिक अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं, हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, दूसरी तरफ CH3C डबल बॉन्ड OH। ना बच्चों आपको बताना है फॉर्मिक एसिड में और एसिडिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप खुद बताइए कि अगर हमारे पास, मार्क करके तो रेड वाला कहां गया है, ओके चलिए इसकी है। तो अगर बच्चों हमारे पास एक है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यहां पर है एसिटिक एसिड। बच्चों एक तरफ देखो, अगर इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो क्या मिलेगा, HCOO, ये माइनस मिलेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा बच्चों, CH3COO, ये माइनस मिलेगा। तो बेटा इन दोनों में से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा वो एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल इनमें से कौन है, आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास लगा है H और यहां पर लगा है CH3। तो बच्चों CH3 क्या करता है, CH3 तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये रिपेल करेगा तो कार्बन के इस वाले फैमिली पर पूरा माइनस चार्ज था, CH3 और माइनस बढ़ा देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां पर H लगा है, ये ना माइनस आई शो करता है ना प्लस आई शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज, इसकी डेंसिटी और नहीं बढ़ा रहा। भाई ये बेचारा पहले से मुसीबत में है, इसके पास O नेगेटिव बहुत है, ऊपर से CH3 और रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, तो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा और उस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि उसके कंपेयर में दिस इज स्टेबल, बिकॉज यहां पर क्या है H, so you can say this is more acidic than acidic nature, यानी formic acid is more acidic than एसिटिक एसिड। नोट कर ले, यहां पर नोट कर लीजिए बच्चों ये वाला पॉइंट, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। चलिए दूसरा कंपेयर करते हैं, दूसरा कंपैरिजन करते हैं। फिर एक नया कंपाउंड आपको देता हूं और बताइएगा कि इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है। चलिए जल्दी से बताएंगे। राइटिंग CH3, चलो CH3, जैसे मैं इसको पहले ये ले लूं HCOOH बहुत एसिडिक होगा, फिर CH3COOH बहुत एसिडिक होगा, फिर C2H5COOH बहुत एसिडिक होगा, फिर CH3 होल ट्वाइस CHCOOH बहुत एसिडिक होगा। बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें H, CH3, C2H5 और CH3CH3CH एल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो लार्ज एल्काइल ग्रुप देन मोर प्लस आई इफेक्ट,
ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यानी यहां से यहां की तरफ बच्चों ये क्या है, एसिडिक नेचर, और ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, ये मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है, उसका एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना है। चलिए, कौन सा एसिडिक कैरेक्टर है हमारे पास बच्चों? अब हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O OH। अगली बार हमारे पास है CHHCl C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, एक ये है। इसके बाद एक और ले लेता हूं मैं CClHCl C डबल बॉन्ड O OH। बच्चों इन तीनों में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड कौन होगा या इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, यहां पर CH3 ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहां पर एक Cl है तो ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहां पर बच्चों दो Cl है तो ये दोनों इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब में मुझे बताओ O की पावर जो कम करेगा, जो ऑक्सीजन को वीक कर देगा, वही ऑक्सीजन का H वहां से चला जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां तो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ये एसिडिक, नॉर्मली अगर अपन लोग बात करें तो क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो उल्टा काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑक्सीजन पर बढ़ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींचा जा रहा है। माइनस आई एक ग्रुप है, माइनस आई यहां पर 2 ग्रुप्स है। तो एसिडिक कैरेक्टर बेटा जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की पावर को कम करेगा वही ऑक्सीजन H को छोड़ देगा। सो दिस इज द मोस्ट मोर एसिडिक विल बी विच वन, दिस विल बी द मोर एसिडिक। सो दिस इज द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इंक्रीज, यहां की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन। रख कर दूं, अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। कुछ और एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको देखना है, देखते हैं बच्चों। अगला है सवाल आपके पास। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जैसे इसी वाले को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखेंगे, CCl3COOH। ध्यान देना बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। CHCl2COOH, ठीक है ना, ये क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2 क्लोरीन, और इसके अलावा CH2ClCOOH। तो एसिडिक कैरेक्टर बच्चों यहां की तरफ बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके बेटा, चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। और अब मैं लिख रहा हूं HC ट्रिपल बॉन्ड C डबल OH, इसके बारे में बताना है। फिर C6H5C डबल OH, इसके बारे में बच्चों, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल OH। चलिए ये आपके पास सवाल है, आपको बताना है इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। चलिए लगाइए गैस, कोई अंदाजा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। इस कार्बन, जिस कार्बन से COOH जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। यहां पर बेंजीन है और बेंजीन के कार्बन पर होता है डबल बॉन्ड यानी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं। कैसे बना सकते हैं इसको, COOH, ये देखिए इस कार्बन का क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर देख लीजिए ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमें एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, तो बच्चों इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, 50% S कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और H को छोड़ देगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो जाएगा। ओके, दूसरे नंबर पर बात करो। अब हमारे पास आ गया बेंजीन। तो बेटा याद रखना, बेंजीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बहुत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है,
क्यों? इसके पास डीलोकेलाइजेशन है, और डीलोकेलाइजेशन यानी बेंजीन का जो sp2 है, बेंजीन का जो sp2 है दैट इज स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स के कार्बन का sp2 कैरेक्टर, क्योंकि यहां पर बेंजीन जुड़ा है और यहां पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। इस केस में इसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा होगा, जबकि इस वाले का एसिडिक नेचर कम होगा। तो दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग, यहां की तरफ क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज यानी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। नोट कर लेना इसको, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बस एक दो एग्जाम्पल और लगा लेते हैं, इसके बाद इसको ऑफ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हैं हमारे पास जिनको करना जरूरी है, बस 1 और 2 करते हैं। चलिए हाँ, कौन सा है? ओके, राइट डाउन। अगर हमारे पास मैं यहां पर लिख दूं COOH बच्चों CH3, ओके। दूसरे में लिखूं COOH COCH3, ओके। फिर लिख दूं COOH OH। अब मुझे बताइए बच्चों इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? जल्दी से, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। क्या बताना है इसका? एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना है। ये आपके लिए एक सवाल है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, क्योंकि बस अब इसके बाद ये सवाल आप करने वाले हैं, आपको बताना है कि आप बता सकते हो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा। डन? ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर एक सवाल और जिसमें हम लोग को देखना है कि एसिडिक कैरेक्टर, जैसे हम लोग बात कर लें बेटा NO2 की, ठीक है, तो एक बार COOH हमारे पास NO2 यहां पर है, एक बार COOH हमारे पास NO2 यहां पर है, एक बार COOH हमारे पास NO2 यहां पर है, ओके, और एक बार है केवल COOH, ओके बच्चों। इन सब का एसिडिक कैरेक्टर बताना है, तो ओब्वियसली यहां पर नाइट्रोजन बेटा यहां पर कौन सा काम करता है? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ये ऑर्थो इफेक्ट चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने से ये H आसानी से चला जाता है। यहां पर है ऑर्थो इफेक्ट, कोई भी हो, चाहे ये यहां पर क्या है, या NO2 क्या होता है बच्चों? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है? NO2 तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, H जल्दी जाएगा, सो मोर एसिडिक है। अब आ जाइए दूसरी बात, यहां पर बहुत अच्छी सिमेट्री है, तो NO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो H की पावर को वीक कर दे रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ मेटा पर। बेटा आपको पता है मेटा की सिमेट्री खराब होती तो इससे कम एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक होगा COOH। क्लियर हो गया? नाउ द लास्ट एग्जांपल टू यू ऑल, आपको बताना है कि फिनॉल एंड COOH बेंजोइक एसिड, इन दोनों में विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? ये सवाल आपके लिए छोड़ा बच्चों। अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म करेंगे और उसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड्स के 7 ईयर्स के क्वेश्चंस। देख लीजिए। थैंक यू सो मच।